नमस्कार बच्चों। वैज्ञानिक प्रबंध जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, उनके द्वारा बताए गए प्रमुख जो सिद्धांत थे, हम उसमें से आज चौथा सिद्धांत और अंतिम सिद्धांत पढ़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास, यानी कि हर व्यक्ति का हम विकास करें, और इसलिए करें कि उसकी जो अधिकतम क्षमता है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, और जो उसकी मैक्सिमम वेल्थ है, हम उसके लिए विकास करें। ठीक। जो औद्योगिक कार्य होता है उसकी क्षमता ज़्यादातर तो कर्मचारियों की योग्यताओं पर निर्भर करती है, और जो वैज्ञानिक प्रबंध है वह भी कर्मचारियों के विकास को ही मान्यता देता है। दरअसल ये माना जाता है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है वह दरअसल कर्मचारियों के विकास पर फोकस करता है। अगर कर्मचारियों का विकास हो गया तो वह अधिकतम क्षमता तक अपना परफॉर्मेंस दे सकेंगे, और इससे क्या होगा कि जो औद्योगिक कार्य क्षमता है वह भी अधिकतम हो जाएगी, है ना। तो वैज्ञानिक तरीके से जब आप कार्य करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो आप पद्धति विकसित करते हैं वह श्रेष्ठतम होती है, और जो श्रेष्ठतम पद्धति होगी, ठीक है, उस पद्धति से आप ये पाएंगे कि वह जो कर्मचारी हैं वह बेहतर सीखेंगे और बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। इन्होंने ये कहा है कि जो श्रेष्ठतम पद्धति है कार्य करने की, अगर आप उनको सिखा पाएँ तो ये प्रशिक्षण देना जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है। टेलर ये व्यक्तिगत रूप से मानते थे कि कार्यकुशलता जो होती है उसकी जो नींव है वह बेसिकली उसी समय पड़ जाती है जब हम उनका चयन करना शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट जहाँ से शुरू होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वहीं से व्यक्तियों की, कर्मचारियों की कार्यकुशलता की नींव पड़ती है। हर व्यक्ति का चयन आप वैज्ञानिक रीति से करें, भाई भतीजावाद से, दोस्त रिश्तेदार का चयन ना करें। आप जिसको चुनें उसको एक प्रक्रियागत ढंग से चुनें, वैज्ञानिक रीति से चुनें। जो कार्य आप उसे सौंपें वह उसकी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओं के अनुरूप हो। किसी की शारीरिक स्थिति अगर ऐसी है कि वह विकलांग कोटे में भर्ती हुआ है और आप उसको दौड़ भाग वाला काम देंगे तो नहीं कर सकेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे मानसिक कोई कार्य देंगे तो जाहिर सी बात है वह नहीं कर सकेगा। तो हर व्यक्ति को जो कार्य दिया जाए वह उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यताओं के अनुरूप दिया जाए। उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए उसको ज़रूरी प्रशिक्षण दें आप, ठीक है। कार्यकुशल कर्मचारी दोनों की अधिकतम कार्यकुशलता एवं समृद्धि निश्चित हो जाएगी। कार्यकुशल कर्मचारी जो होंगे उनकी अधिकतम कार्यकुशलता और समृद्धि कब निश्चित हो जाएगी? जब आप उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक योग्यताओं के अनुरूप उन्हें काम दें, और वो जो उनकी कार्यक्षमता है, अगर उनकी रुचि उनकी शारीरिक, मानसिक योग्यताओं के अनुरूप होगी तो अगर प्रशिक्षण का साथ मिल गया तो निश्चित रूप से कार्यक्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो आप अभी तक ये जान पाए कि वह पूरी तरह से कट्टर समर्थक थे व्यवसाय के उत्पादन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की, ठीक। अब उसके बाद में फिर बात आती है कि वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक क्या है, टेक्निक क्या है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे बच्चों, वो क्या था? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो दरअसल थे प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध के जो प्रिंसिपल्स हैं जो टेलर ने दिए थे। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, थ्योरी, और जो टेक्निक होती है उसका संबंध दरअसल व्यवहार यानी कि प्रैक्टिकल से होता है, ठीक है। जब आप उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग कर रहे होते हैं दैनिक जीवन में या व्यावसायिक जीवन में, यूँ कहें उत्पादन के क्षेत्र में, तो उस समय आप जो तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, वर्क टेक्निक, वो बेसिकली उत्पादन की तकनीक कहलाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्पादन करते समय लोगों के प्रबंध की, तो ये वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो तकनीक जिनकी हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर, उन्होंने जो एक जीवन जिया, जो उनका करियर रहा, उस करियर के दौरान उन्होंने जो कुछ शोध कार्य किए उनसे ये टेक्निक उपजी हैं, और उन्हीं की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे एग्जामिनेशंस में भी बहुत आती हैं, जैसे कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप इसे कहते हैं। तो अब थोड़ा सा जानिएगा कि ये होता क्या है। सबसे पहली बात, कारखाना प्रणाली में फोरमैन वह प्रबंधक होता है जिसके सीधे संपर्क में श्रमिक आते हैं, ठीक है। इसी को आप सुपरवाइजरी मैनेजर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको फोरमैन कहा जाता है। फोरमैन मतलब, फोर माने होता है आगे, जैसे आपने फोर हेड जाना है, माथा,
फोरहेड बोलते हैं उसे। तो हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा हेड, और हेड में भी हमारा माथा। अगर किसी को माथे पे चोट लग जाए तो समझ लीजिए कि उसकी कहानी ख़त्म। तो वह सबसे प्रमुख अंग है, हमारे शरीर का सबसे प्रमुख हिस्सा है। सिमिलरली फोरमैन का मतलब होता है जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनमें से जो प्रमुख है, ठीक है, वो फोरमैन हुआ। ठीक, तो फोरमैन वही प्रबंधक है जिसके संबंध में सीधे सीधे वहाँ काम करने वाले लोग आते हैं। हम इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जो फोरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वह निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं। निम्न स्तर का प्रबंधक इसे कहा जा सकता है। ये का है, कर हो गया है। निम्न स्तर का प्रबंधक, इसे आप कह सकते हैं लोअर लेवल मैनेजर, और साथ ही साथ आप इसे हायर लेवल लेबरर भी बोल सकते हैं। यानी उच्चतम श्रेणी का ये श्रमिक है और लोअर लेवल का मैनेजर है। आप दोनों बातें इसके लिए कह सकते हैं। कर्मचारियों की दृष्टि से ये सबसे ऊंची श्रेणी पे है, लेकिन प्रबंधकों की दृष्टि से ये सबसे नीची श्रेणी पे है। तो दरअसल यही वह केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट, जिसके चारों ओर पूरा उत्पादन का जो नियोजन है, जो उसका क्रियान्वयन है और जो उसका नियंत्रण है, वह इसी के आसपास घूमता है। टेलर कहते हैं कि कारखाना ढांचे में इसकी भूमिका के निष्पादन के सुधार पर ध्यान देना चाहिए, और उन्होंने दिया। ठीक है, जो फोरमैन है इनकी भूमिका के निष्पादन, यानी कि ये जो भूमिका है उसका सही से परफॉर्मेंस हो जाए और वो सुधार से संभव है, उसी पर उन्होंने ध्यान दिया। एक अच्छा फोरमैन, या जिसे आप सुपरवाइज़र, पर्यवेक्षक भी बोलते हैं, उसकी योग्यताओं की सूची उन्होंने तैयार की। लेकिन उन्होंने ये पाया कि कोई भी व्यक्ति इन सूचियों पर एकदम से खरा उतर ही जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने 8 व्यक्तियों के माध्यम से कहा कि क्रियात्मक फोरमैनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। एक व्यक्ति उन सारी योग्यताओं को पूरा नहीं कर सकता, तो 8 लोगों को उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में रखा। ठीक, टेलर ने नियोजन और उसके क्रियान्वयन को अलग अलग रखने की बात की। उन्होंने कहा कि प्लानिंग जो है उसे अलग रखिए और उसका क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन अलग करिए। इस अवधारणा को कारखाने के निम्नतम स्तर पर बढ़ा दिया गया, यानी कि कारखाने का छोटे से छोटे स्तर पर यही बात लागू की गई कि नियोजन पहले अलग से कीजिए, फिर उसका क्रियान्वयन कीजिए। एक साथ करते समय आप तुरंत प्लान कर रहे हैं तो आपकी प्लानिंग भी गड़बड़ होगी और क्रियान्वयन भी जल्दबाजी में होगा, तो आप उसमें बेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो इन्होंने इसके निम्नतम स्तर तक, उत्पादन के निम्नतम स्तर तक ये जो फोरमैनशिप को आगे बढ़ावा दिया, इस अवधारणा को आगे बढ़ावा दिया, इसी को फंक्शनल फोरमैनशिप यानी कि क्रियात्मक अवधारणा कहा जाता है। कारखाना प्रबंधक के अधीन कौन कौन लोग होंगे? अब ये पूरा इन्होंने बताया कि ये जो 8 लोग होंगे ये कौन कौन से लोग हो सकते हैं। एक सबसे पहले तो फैक्ट्री मैनेजर होता है, उसके अधीन योजना अधिकारी होंगे। ठीक है, योजना अधिकारी और उत्पादन अधिकारी। ठीक है, आप इन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह सकते हैं, योजना अधिकारी को, और उत्पादन अधिकारी नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर। नियोजन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी काम करेंगे। उनके अंडर ये लोग काम कर रहे थे, जो उन्होंने सिस्टम बनाया था अपने यहाँ। वो 4 कर्मचारी कौन कौन थे? ठीक है, योजना अधिकारी के अंतर्गत 4 कर्मचारियों में से एक है निर्देशन कार्ड क्लर्क, दूसरा होगा कार्यक्रम क्लर्क। ठीक है, ये निर्देशन कार्ड क्लर्क का मतलब होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। कार्यक्रम क्लर्क यानी कि वही प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम क्लर्क कह सकते हैं। समय एवं लागत क्लर्क, वह क्लर्क जो समय और लागत को वॉच करेगा। और कार्यशाला अनुशासक, जो वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन को देखेगा। ये 4 कर्मचारी क्रमशः कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करेंगे। ये कौन तैयार करेगा? पहला वाला निर्देशन कार्ड क्लर्क, कि कर्मचारियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज और डोंट्स इसमें रहेगा। उत्पादन का कार्यक्रम जाहिर सी बात है प्रोडक्शन मैनेजर करेगा, और समय और लागत सूची तैयार करेंगे और अनुशासन सुनिश्चित करेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। उत्पादन अधिकारी जो होगा, अभी आपने जो पढ़ा था वो किसको पढ़ा था? नियोजन अधिकारी जो होगा उसके अंडर ये इतने लोग काम करेंगे। ठीक है, नियोजन अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से लोग थे एक बार फिर से बता दें। निर्देशन कार्ड क्लर्क था, कार्यक्रम क्लर्क था, समय एवं लागत क्लर्क था और कार्यशाला अनुशासक। ये 4 लोग नियोजन अधिकारी के नीचे थे। ये सब प्लानिंग का हिस्सा था।
दूसरा हिस्सा है उत्पादन का, ये एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। तो उत्पादन अधिकारी के अधीन 4 कर्मचारी और होने चाहिए। वो कौन कौन से होंगे? गतिनायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक। गति नायक यानी कि मोशन लीडर, ठीक है। दूसरा टोली नायक, टोली का मतलब होता है टीम, तो टीम लीडर। मरम्मत नायक यानी कि मेंटेनेंस लीडर या मेंटेनेंस पर्सन, और निरीक्षक यानी सुपरवाइज़र। ये क्रमशः गति नायक क्या करेगा? कार्य समय ठीक से तैयार करना कि कब कहाँ कौन सा कार्य होगा। टोली नायक जो होगा वो श्रमिकों द्वारा मशीन उपकरणों को कार्य करने के योग्य रखने और कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो ये कुल मिलाकर के आप समझ पाए होंगे कि इनका कार्य क्या होगा। अब हम थोड़ा सा और इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्रियात्मक जो फोरमैनशिप है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन माने वर्क डिवीजन, विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन, इसके सिद्धांत का निम्नतम स्तर का विस्तार है। यानी कि आप चाहते हैं कि वर्क डिवीज़न हो, हर व्यक्ति का अलग अलग काम हो, और इससे पूरे वर्क प्लेस पे स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। ये इसी सिद्धांत का सबसे निचला स्तर है जो फैक्ट्री में लागू होता है। प्रत्येक श्रमिक को उत्पादन कार्य अथवा संबंधित प्रक्रिया के इन 8 फोरमैनों से आदेश लेने होंगे। हर श्रमिक को इन 8 फोरमैन से आदेश मिल रहे होंगे, 8 में से किसी से, ठीक है। फोरमैन में बुद्धि, शिक्षा, चातुर्य, स्थिरता, निर्णय, विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक दक्षता एवं ऊर्जा, ईमानदारी तथा अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। इतने सारे जो गुण हैं, बुद्धि, शिक्षा, चातुर्य, स्थिरता, बुद्धि, शिक्षा, चातुर्य, स्थिरता, निर्णय, विशिष्ट ज्ञान, शारीरिक दक्षता एवं ऊर्जा, ईमानदारी और अच्छा स्वास्थ्य, ये एक व्यक्ति में तो हो नहीं सकते। तो टेलर ने कहा 8 लोग चाहिए, और 8 लोगों की एक टीम उन्होंने इस तरह से उपस्थित की। ये एक चार्ट है, जो बात अभी आपको बताई गई है ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। कारखाना प्रबंधक, नियोजन अधिकारी, मतलब कारखाना प्रबंधक के अंतर्गत 2 लोग, नियोजन अधिकारी और उत्पादन अधिकारी। नियोजन अधिकारी के अंतर्गत निर्देश कार्ड क्लर्क, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मैनेजर भी कह सकते हैं, कार्यालय कार्यक्रम क्लर्क, इसे आप कहेंगे प्रोजेक्ट क्लर्क, ठीक है। समय एवं लागत क्लर्क, अनुशासक, ठीक है। यहाँ पर उत्पादन अधिकारी के अंतर्गत गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षण, और इनके अंडर में एक श्रमिक होगा। इस एक श्रमिक को सबसे अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले हैं, और ये एक व्यक्ति में सारे गुण हो नहीं सकते थे, इसीलिए 8 लोगों की बात की टेलर ने, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ पाए होंगे कि प्रत्येक विशेषज्ञ को जो भी उसकी योग्यता होगी उसी के अनुसार उसे कार्य सौंपा जाएगा, ठीक है। जो तकनीक में सिद्धस्त है, बुद्धिमान और स्थिर मस्तिष्क के हैं, उनको नियोजन का कार्य मिलेगा। जो ऊर्जावान हैं, जिनका अच्छा स्वास्थ्य है, उनको क्रियान्वयन का कार्य सौंपा जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई। इसको क्रियात्मक फोरमैनशिप के रूप में आपने जाना। फिर उसके बाद में आता है कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। टेलर जो थे वो कहते थे कि हर कार्य का एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। अंगूठा टेक नियम के अंतर्गत जो उत्पादन पद्धतियों के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति को उन्होंने ज़्यादा बेहतर माना। सर्वश्रेष्ठ प्रणाली को प्रमाप के विकास के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इनका मानना था कि सर्वश्रेष्ठ प्रणाली को प्रमाप के विकास के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी सबसे अच्छी प्रणाली है आप उसे जो है स्टैंडर्ड मान लीजिए, ठीक है, और फिर उसमें भी सुधार कीजिए लगातार, ठीक है। और जब आप उसको लगातार सुधार करते करते परिमार्जित कर लें तो आप उसे पूरे संगठन में प्रयोग में लाएं, यही प्रमापीकरण है, ठीक। इन्होंने कहा कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे? आप कार्य अध्ययन, केस स्टडीज़ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आप स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें इनका ये मानना था कि आप समय अध्ययन का इस्तेमाल करें, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और कार्यविधि अध्ययन, ये 4 चीज़ें जिसका इन्होंने वर्णन किया है आगे इसी अध्याय में, इसे हम पढ़ेंगे आगे। व्यावसायिक प्रक्रिया के समकालीन तकनीक, पुनः इंजीनियरिंग, खीमैन निरंतर सुधार और मील का पत्थर का भी
लक्ष्य कार्य का प्रमापीकरण होता था। ये दरअसल जो कुछ ऐसे तकनीक हैं जिनका जिक्र अभी आएगा इसमें, ठीक है, उसे हम आगे पढ़ेंगे फ़िलहाल। लेकिन अभी आप इतना जानें कि जो आपके सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण है और साइंटिफिक मैनेजमेंट समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कुछ टॉपिक हैं जिन्हें टेक्निक भी कह सकते हैं: समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और कार्यविधि अध्ययन, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी और फंक्शनल स्टडी। ठीक है, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान लें कि प्रमापीकरण होता क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए। प्रमापीकरण दरअसल व्यावसायिक क्रिया, प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए एक मानक निर्धारक प्रक्रिया है जिसमें आप एक मानक तय कर देते हैं कि यह कार्य बेस्ट वे में ऐसे किया जाना चाहिए। प्रमापीकरण प्रक्रिया कच्चा माल, समय, उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति अथवा कार्य शर्तों का हो सकता है। आप किसी भी चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन इनमें से कर सकते हैं। प्रक्रिया का स्टैंडर्डाइजेशन, कच्चा माल का स्टैंडर्डाइजेशन कि कच्चा माल कैसा होना चाहिए, समय कितना लगना चाहिए, उत्पादन कितना होना चाहिए, मशीन कैसी हो, कार्य पद्धति कैसी हो, कार्य की शर्तें यानी कि जहाँ पे आप उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पर टर्म कैसी हों। कार्य शर्तों का मतलब होता है कि जब आप कर रहे होंगे तो क्या सुविधा हो, क्या असुविधा हो, क्या स्थिति हो, ये सब कार्य शर्तें आता है। ठीक है, तो ये मानक मानदंड होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केल कह सकते हैं जिनको आप उत्पादन के दौरान अपने अमल में लाते हैं। ठीक है, तो प्रमापीकरण क्यों किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं? इसका पहला उद्देश्य है किसी एक वर्ग और उत्पाद को स्थायी प्रकार, आकार और विशेषताओं में सीमित कर देना। वो उसके प्रकार, आकार और विशेषताएं कैसी हों, फिक्स्ड हो, स्थायी हों। विनिर्मित भाग एवं उत्पादों को परस्पर बदल लेने की योग्यता स्थापित करना। जो बनाया गया भाग है और जो ओवरऑल उत्पाद हैं उनको आपस में बदल लेने की योग्यता स्थापित कर दें। जब आप हर वस्तु एक जैसी बनाएंगे, जैसे मान लिया कोई कार है, उसके टायर बन रहे हैं, तो कार के जो टायर हैं चूँकि वो एक जैसे बन रहे हैं तो आप उन्हें आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर वो एक जैसे ना हो, स्टैंडर्ड ना हो, तो क्या चेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो जो भी आप माल बनाएंगे उनको आप एक दूसरे से परस्पर एक्सचेंज कर पाएँ, ऐसी योग्यता स्टैंडर्डाइजेशन से ही आती है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि वो विशेषताएं, वो आकार, वो प्रकार जो एक बार बन गया वैसा ही बने। जैसे बिस्किट का उदाहरण आप लीजिए, एक बिस्किट आप लेते हैं, कोई भी बिस्किट, मान लिया पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी का एक बिस्किट आप लेते हैं तो वो एक पैकेट जैसा होगा, वैसे ही दूसरा, वैसे तीसरा पैकेट होगा। ठीक है, मान लिया 3 बच्चों में पैकेट बांटे गए और फिर अचानक से कोई काम आया, उन्होंने एक ही स्थान पे तीनों पैकेट रख दिए। अब जब वो तीनों वापस लेने आएंगे तो ये नहीं होगा कि ये मेरा था या मेरा था, कोई भी पैकेट ले सकता है। ये मैंने एक साधारण सी आपको बात बताई। यानी कि जो भी पार्ट हैं वो एक जैसे होंगे तो उनका आपस में एक्सचेंज कभी भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि माल की श्रेष्ठता और गुणवत्ता को स्थापित कर पाना। माल श्रेष्ठ हो, क्वालिटेटिव हो, ये स्टैंडर्डाइजेशन से संभव है। और जो चौथा उद्देश्य वह है कि व्यक्ति एवं मशीन के निष्पादन के मानक तय कर दें कि व्यक्ति एक दिन में कितना परफॉर्म करेगा, एक मशीन से एक दिन में कितने यूनिट बन सकते हैं, ये तय हो। कोई व्यक्ति अगर लापरवाही करना चाहे तो अगर वो एक निर्धारित उत्पादन से कम करेगा तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि इसने लापरवाही की एट द सेम डे। यहाँ तक कि हर घंटे के हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने 1 घंटे में लापरवाही की या नहीं की। मान लिया 8 घंटे कोई काम करता है, 8 घंटे काम करते हुए 80 यूनिट बनाता है तो 1 घंटे में 10 यूनिट बनाना चाहिए। अगर 1 घंटे में 6 यूनिट बनाए, इसका मतलब उसने इस 1 घंटे में लापरवाही करी। ये इसका मानकीकरण का प्रभाव है। फिर बात आती है सरलीकरण। तो सरलीकरण का उद्देश्य होता है कि जो व्यर्थ किस्में हैं, आकार हैं और जो आयाम हैं उनको आप समाप्त कर दें। जबकि प्रमापीकरण का अर्थ है वर्तमान किस्मों के स्थान पर नई किस्में आप तैयार करें। मतलब विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं ढेर सारी फैली हुई हैं, आप उनको समाप्त कर दें और एक चीज़ रखें, ये सरलीकरण है। लेकिन प्रमापीकरण क्या कहता है कि जो वर्तमान किस्में हैं आप उनकी जगह पे नई किस्में और उन्नत किस्में लेकर के आएँ, बेहतर किस्में लेके आएँ। सरलीकरण में उत्पादन को अनावश्यक अनेकताओं को ख़त्म कर दिया जाता है और जटिलताओं को ख़त्म करके उन्हें सरल कर दिया जाता है, उन्हें एक बना दिया जाता है। इसमें श्रम, मशीन और उपकरणों की लागत की बचत होती है सरलीकरण में। इससे माल रहित या कम रखना, उपकरणों का संपूर्ण उपयोग एवं आवर्त में वृद्धि सम्मिलित है। सरलीकरण में ये होता है कि काम को बहुत ज़्यादा बांटा नहीं जाता है। ठीक
ठीक है, उसे सीधे सीधे उत्पादित कर लिया जाता है। बस जैसे वस्तुओं के विभिन्न प्रकार, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग गुणवत्ता, ये सब करने की वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये छोटे लेवल की जो संस्थाएं होती हैं वहाँ पर निर्भर करता है, ठीक है। या अगर जो बड़ी लेवल की संस्थाएं, तो पहले आप प्रमापीकरण कर पाएंगे, फिर आप सरलीकरण कर सकेंगे। तो सरलीकरण का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जो अनावश्यक किस्म हैं या आकार हैं या जो आयाम हैं उन्हें समाप्त करें, लेकिन जो आवश्यक है उन्हें बनाए रखें। आवश्यक किस्मों को समाप्त करना, आवश्यक विशेषताओं को, आवश्यक विभेद को समाप्त करना, ये सरलीकरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो अनावश्यक है उसे समाप्त करना। अधिकांश जैसे बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी, उन्होंने प्रमापीकरण और सरलीकरण दोनों को अपने यहाँ सफलतापूर्वक लागू किया है और अपने अपने बाज़ार में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कार्य पद्धति का अध्ययन क्या होता है। इसके अंतर्गत हम गति अध्ययन, समय अध्ययन, विभिन्न चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने बड़ों का खूब ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।